नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अपनी अगली आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कर रहे हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ पर और एक पेन को 13% लाभ पर बेचे। कह रहा है कि अगर वह किताब को 13% लाभ पर और पेन को 9% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। जैसे ही दोस्तों जब दोस्तों किताब पर वो 4% अतिरिक्त लाभ लेना चालू करेगा और पेन पर 4% पहले के मुकाबले कम लाभ लेना चालू करेगा तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। हाँ कि ना? कह रहा है कि किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। कह रहा है कि अगर वह दोनों को 20,000 में खरीदता है। ठीक है दोस्तों, मैं बुक को 20 से दर्शाऊंगा और पेन को मैं 30 से दर्शाऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक आदमी है वो 13% लाभ पर एक किताब बेच रहा था और 9% दोस्तों एक आदमी है वो किताब को 9% लाभ पर बेच रहा था, किताब को 9% लाभ पर बेच रहा था और पेन को 13% लाभ पर बेच रहा था। ठीक है दोस्तों, एक आदमी है वो किताब को 9% लाभ पर और पेन को वो 13% लाभ पर बेच रहा था। आगे कह रहा है कि अगर वह 13% लाभ पर पेन को 13% लाभ पर पेन को और पेन आगे कह रहा है कि अगर वह किताब को 13% लाभ पर और पेन को 9% लाभ पर बेचे तो उससे पहले के मुकाबले 80 रुपये अधिक मिलेंगे। हाँ ना? हाँ दोस्तों, अगर वह दोस्तों पहले वो 9% लाभ पर किताब को बेच रहा था। हाँ ना? हाँ दोस्तों, जब दोस्तों आदमी किताब पर 4% अतिरिक्त लाभ लेना चालू करेगा, 4% अतिरिक्त लाभ लेना चालू करेगा और पेन पर जब दोस्तों व्यक्ति किताब पर 4% अतिरिक्त लाभ लेना चालू करेगा और पेन पर 4% कम लाभ लेना चालू करेगा। जब दोस्तों व्यक्ति किताब पर 4% अतिरिक्त लाभ लेना चालू करेगा और पेन पर 4% कम लाभ लेना चालू करेगा तो उसे पहले के मुकाबले 80 रुपये अधिक मिलेंगे। हाँ मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आप भी खुद सोचिए, क्वेश्चन में कह रहा था कि एक आदमी है वो किताब को 9% लाभ पर बेचता है और पेन को 13% लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि अगर वह किताब को 13% लाभ पर और पेन को 9% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज्यादा मिलेंगे। हाँ ज्यादा मिलेंगे। कब ज्यादा मिलेंगे? जब वो किताब पर 4% अतिरिक्त लाभ लेगा और पेन पर 4% कम लाभ लेगा, तब उसे 80 रुपये ज्यादा मिलेंगे। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों मैं 4% अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। चाहे मैं इसे मैं लिख सकता हूँ 4% की जगह मैं 1/25 लिख सकता हूँ। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? हो गया। हाँ, तो एक तरह से देखा जाए तो ये लिखा है b/25 लिखा है कि नहीं? हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी 4% की जगह मैं 1/25 लिख सकता हूँ। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है p/25। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, तो अगर दोस्तों यहाँ पर अपोन में 25 लिखा है, यहाँ पर भी अपोन में 25 लिखा है, तो मैं सोल्व करूंगा तो 25 तो इधर पहुंच जाएगा। हो गया। हाँ, अगर 25 इधर पहुंच जाएगा तो b माइनस p बराबर आएगा 25 × 8। हाँ, 25 × 80। हाँ हो गया। हाँ, 25 × 80 कितना होता है? देखिए 25 × 200 और एक जीरो पहले से है, तो इस प्रकार देखा जाए तो b माइनस p बराबर आएगा 2000। इसका मतलब दोस्तों है कि बुक और पेन के दाम का जो अंतर था, बुक और पेन के कीमत का जो अंतर था वो 2000 था। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है दोस्तों। ये तो हमने अपने दिमाग से निकाल लिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि पेन और बुक का कीमत क्या है। हाँ अपने को क्रय मूल्य पूछ रहा था। कह रहा था कि जबकि दोनों चीजें 20,000 में खरीदी गई हैं। अगर दोस्तों दोनों चीजों को 20,000 में खरीदा गया है तो दोनों चीजों का मूल्य जो होगा, मतलब किताब और पेन का जो मूल्य होगा कुल मिलाकर 22,000 होगा। हाँ हो गया। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपको अच्छी तरीके से पता है इन दोनों चीजों को सोल्व करना। दोस्तों अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन्हें आप कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर b की वैल्यू निकालनी है, अगर दोस्तों b की वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको इन दोनों को जोड़कर और आधा कर देना है। अच्छा 20,000 है। ठीक है, 20,000 है। अगर दोस्तों b की वैल्यू निकालनी है तो आपको इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है और b की आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर p की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों के अंतर का आधा कर दीजिए और जो आएगा वही आपका p की वैल्यू होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं जोड़ता हूं तो 22 आएगा। 22 का आधा मैं करूंगा तो क्या आएगा? 11,000 आएगा। मतलब
बी की जो वैल्यू आएगी 11,000 आएगी। हाँ हो गया, मतलब बुक की जो कीमत है वो 11,000 रुपये है। क्या है? 11,000 रुपये है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों दोनों के बीच का अंतर लेता हूं तो आएगा 18,000। 18,000 का मैं आधा करूंगा तो 9,000 आएगा। इसका मतलब है कि पेन की जो कीमत है, पेन की जो कीमत है वो 9,000 है। क्या है? 9,000 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों घबराना नहीं है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें सही हो जाएंगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने किताब और पेन 25,000 में खरीदे। हाँ कह रहा है कि वह किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि वह किताब को 13% लाभ पर और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि अगर वह किताब को 17% लाभ पर और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं। कब 80 ज्यादा मिलते हैं? जब वो 4% किताब को 4% अतिरिक्त में और 4% अतिरिक्त लाभ पर और पेन को 4% कम लाभ पर बेचता है, तब उसे 80 रुपए ज्यादा मिलेगा। हाँ ना हो गया? हाँ ठीक है। कह रहा है किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, यही तो कह रहा है। हो गया? हाँ यही तो कह रहा है। हो गया? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी ने एक किताब और पेन 25,000 में खरीदे। मतलब किताब और पेन की कीमत का जो योग है, जो कीमत है कुल 25,000 है। हाँ ना? हो गया? हाँ कह रहा है कि वह किताब को 13% लाभ पर और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। हाँ ना? हो गया? कह रहा है कि अगर वह किताब को 17% लाभ पर और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो उससे 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे। कब 80 ज्यादा मिलेंगे? कहोगे जब किताब पर वो 4% अतिरिक्त लाभ ले। जब किताब पर वो 4% अतिरिक्त लाभ ले और पेन को 4% पेन पर 4% कम लाभ ले तो उसे 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे। हाँ ना? हो गया? हाँ जब दोस्तों वो किताब पर 4% अतिरिक्त लाभ ले और पेन पर 4% कम लाभ लेता है, पेन पर 4% कम लाभ लेता है तो उसे 80 रुपए फालतू मिलेंगे। हाँ ना? हो गया? हाँ दोस्तों आप खुद पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है कि वह किताब को 13% लाभ पर बेचता है और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। आगे लिखा है अगर वह किताब को 17% लाभ पर और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो उसे पहले के मुकाबले 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं। हाँ जैसे ही दोस्तों किताब पर 4% अतिरिक्त लाभ लेना चालू कर रहा है और पेन पर 4% कम लाभ लेना चालू कर रहा है तो तुरंत उसे 80 रुपए अतिरिक्त मिलने चालू हो रहा है। हाँ मतलब ये बराबर है इसके 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, मतलब यहाँ पर b/25 लिखा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर भी p/25 लिखा है। हाँ ठीक है। अब दोस्तों b/25 लिखा है, p/25 लिखा है, मैं 25 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो क्या b माइनस p बराबर आएगा? क्या b माइनस p बराबर आएगा 2000 आएगा। हाँ क्या आएगा? 2000 आएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो बुक और पेन की कीमत का जो लागत मूल्य का जो अंतर है, कीमत का जो अंतर है 2000 है। हाँ दोस्तों क्वेश्चन के शुरुआत में ही दे दिया था कि बुक और पेन की कुल कीमत 25,000 दिया था। क्या दिया था? 25,000 दिया था। हाँ ठीक है। अब दोस्तों इसे सोल्व करना आपको अच्छे तरीके से आता है। दोस्तों इसको सोल्व करना आपको अच्छे तरीके से आता होगा, आपको इसे अच्छे तरीके से सोल्व करना आता होगा। ठीक है, आप विलोपन विधि से भी सोल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आपको कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे a माइनस बी के रूप में लिखा रहे और a प्लस बी के रूप में लिखा रहे तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको ये विलोपन विधि फॉलो करना है, ना प्रतिस्थापन विधि फॉलो करना है। आपको केवल क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू अगर निकालना है तो इन दोनों के जोड़ करिए, उसके बाद आधा कर दीजिए, जो आएगा वही इसकी वैल्यू होगा। इसी प्रकार इसकी वैल्यू अगर निकालना है तो इन दोनों के बीच का अंतर लीजिए और आधा कर दीजिए, आपका इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 25 और 2000 कितना, 25,000 और 2000 कितना होगा? 27,000। और 27,000 का अगर मैं आधा करता हूँ तो क्या आएगा? 13,500 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों बुक की कीमत क्या निकल कर आएगी? बुक की कीमत 13,500 निकल कर आएगी, 13,500 रुपये निकल कर आएगी। हाँ क्या हो गया? ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों पेन की कीमत कितनी आएगी? कभी देखिए पेन की अगर हम कीमत निकालते हैं तो 25,000 में से 25,000 2000 का अंतर लीजिए तो आएगा 23,000। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 23,000 का अगर हम आधा करते हैं तो आएगा 11,500। क्या आएगा? 11,500। हाँ
क्या आया दोस्तों, 11,500 आया। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया बुक की कीमत जो है 13,500 है, और पेन की जो कीमत थी, पेन की जो लागत कीमत थी, या पेन का जो क्रय मूल्य था या लागत मूल्य था वो 11,500 था। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी। दोस्तों एक आदमी था, उसने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी है। ठीक है, कह रहा है उसने पहली को 10% तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। कह रहा है कि वह पहली को 10% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 20% लाभ पर बेचता है। हाँ लोग, हाँ। कह रहा है कि अगर वह पहली को 20% और दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए अधिक मिलेंगे। हाँ लोग, हाँ। जैसे ही दोस्तों वो पहली साइकिल पर 10% अतिरिक्त लाभ लेना चालू करता है और दूसरी साइकिल पर 10% कम लाभ लेना चालू करता है तो उसे 5 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। हाँ लोग, हाँ, 5 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। दोस्तों पहले वो साइकिल को 10% में बेच रहा था, पहली साइकिल को 10% में बेच रहा था पहले, और दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेच रहा था। लेकिन जैसे ही उसने दोस्तों पहली साइकिल को 20% लाभ पर और दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर बेचना चालू जैसे ही वो बेचना चालू करता है 5 रुपए उसे अतिरिक्त मिलते हैं। हाँ, मतलब जैसे ही वो 10% अतिरिक्त लाभ पर बेचता है, जैसे ही पहली साइकिल को 10% अतिरिक्त लाभ पर बेचता है और दूसरी साइकिल को 10% कम लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। हाँ, कह रहा है कि दोनों साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों पहला जो साइकिल है वो ए है, दूसरी साइकिल बी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना। कह रहा है कि एक आदमी ने 1600 रुपए में 2 साइकिल खरीदी है, मतलब दोनों साइकिल का लागत मूल्य जो है वो 1600 रुपए है। ठीक है, कह रहा है कि उसने पहली को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा है। हाँ, कह रहा है कि अगर वह पहली को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। कब 5 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं? कब? जब वो पहली साइकिल को 10% लाभ, पहली साइकिल पर 10% अतिरिक्त लाभ ले तो देखिए तब 5 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। 5 रुपए तब अतिरिक्त मिलेंगे जब पहली साइकिल पर वो 10% अतिरिक्त लाभ लेना चालू करे और दूसरी साइकिल पर 10% कम लाभ लेना चालू करता है, कम लाभ लेना चालू करेगा, तब उसे 5 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। हाँ, 5 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। आप खुद दोस्तों पढ़िए, पहले वो 20% पहली साइकिल को 10% में बेच रहा था और दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेच रहा था। लेकिन जब वो पहली साइकिल को लेकिन वो जैसे ही अपना पहली साइकिल को 10% लाभ पर 10% अतिरिक्त लाभ पर और दूसरी साइकिल को 10% कम लाभ पर बेचना चालू करता है तो उसे 5 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। हाँ लोग, यहाँ जैसे ही वो 10% अतिरिक्त लाभ पर, पहली साइकिल को 10% अतिरिक्त लाभ पर और दूसरी साइकिल को 10% कम लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। हाँ लोग, यहाँ मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है दोस्तों, 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो a/10 लिखा है। यहाँ पर भी 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, तो यहाँ पर देखा जाए तो b/10 लिखा है। हाँ लोग, यहाँ तो अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ, यहाँ पर a - 10 a/10 है, यहाँ पर b माइनस के b/10 लिखा है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे देखिए आएगा, आपको मिलेगा a - b बराबर 50 मिलेगा। हाँ लोग, क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो दोनों साइकिलों के बीच दोनों साइकिल के लागत मूल्य का अंतर क्या था? 50 रुपए था। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों साइकिल के दोस्तों हमें पता है कि दोनों साइकिल के लागत मूल्य का जो अंतर था 50 था। हाँ, ये तो पता है। हाँ, और एक चीज आपके क्वेश्चन में भी दिया है, क्या दिया है? दोनों साइकिल के लागत मूल्य का लागत दिया है। दोनों साइकिल के लागत कुल कितना है? 1600 रुपए है। क्या है? 1600 रुपए है। हाँ, अब दोस्तों हमें पहले साइकिल की कीमत पता करनी है, दूसरे साइकिल की कीमत पता करनी है। हाँ, तो इसके लिए दोस्तों आप कुछ मत करिए। अगर आपको पहले साइकिल और दूसरे साइकिल की कीमत पता करनी है तो आप कुछ मत करिए, आप इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, जोड़कर जो आएगा उसका आधा कर दीजिए, पहले साइकिल की कीमत मिल जाएगी। उसके बाद इन दोनों के बीच का अंतर लीजिए और जो आएगा उसका आधा कर दीजिए, दूसरी साइकिल की कीमत मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने 1600 में 50 जोड़ा तो 1650 आया और इसका आधा कर दिया तो आया 825। मतलब पहले साइकिल की जो कीमत थी 825 रुपये थी। क्या थी? 825 रुपये थी। हाँ लोग, मतलब पहले साइकिल को जो कीमत थी 825 रुपये थी। क्या थी? 825 रुपये थी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कहोगे हाँ। ठीक है,
इसी प्रकार दोस्तों दूसरी साइकिल की मैं कीमत निकाल लेता हूँ। 1600 में से 50 घटाता हूँ तो आएगा 1550। क्या आएगा? 1550। और 1550 का अगर मैं आधा करता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे 775 आएगा। क्या आएगा? 775 आएगा। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो दूसरे साइकिल की कीमत कितनी थी? कहोगे 775 रुपये थी। क्या थी? 775 रुपये थी। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब दोस्तों ये अलग टाइप है। दोस्तों ये अलग टाइप है, वो आप अलग टाइप कर रहे थे लेकिन ये अलग टाइप है। ठीक है, घबराना आपको थोड़ा भी नहीं है, घबराना आपको थोड़ा भी नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि राकेश यादव एक पेन को 5% हानि पर तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल मिलाकर 7 रुपए का लाभ कमाता है। हाँ ना? हाँ। कह रहा है कि अगर वह पेन को 5% लाभ पर और किताब को 10% लाभ पर बेचे तो वो 6 रुपए अतिरिक्त लाभ कमाता है। हाँ ना? कह रहा है किताब और पेन का मोल बताइए। इससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, दो वस्तु थे दोस्तों। एक को आपने 5 रुपए की हानि पर बेचा, एक को आपने 5 रुपए की हानि पर बेचा और दूसरे वस्तु को आपने 8 रुपए के लाभ पर बेचा। तो आपको इस प्रकार आपको कुल कितना लाभ हुआ? कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो हमें कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हुआ। हाँ, कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हुआ। तो दोस्तों मैंने आपसे नहीं कहा कि आपको माइनस करना है कि प्लस करना। आपको मैंने कुछ नहीं कहा, आप हिंट से ही जान गए कि भैया क्या हुआ है। हाँ क्या हुआ? हाँ, मैंने आपसे कुछ कहा कि माइनस करना है कि प्लस करना है? कहोगे नहीं, हमें आपने नहीं कहा है। हम तो अपने आप ही इसे कैलकुलेट कर लिए कि भैया 3 रुपए का कुल लाभ हुआ है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आप एक बात बताइए, दो सामान थे, एक को आपने 30 रुपए की हानि पर बेचा और दूसरे को आपने 40 रुपए के लाभ पर बेचा। तो आपको कुल इस प्रकार आपको कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? कुल कितने रुपए का फायदा हुआ है? कहोगे 10 रुपए का फायदा हुआ है। आप दोस्तों मैंने आपसे कहा क्या कि आपको प्लस करना है कि माइनस करना है? कहा? कहोगे नहीं कहा। तब कैसे बताया? कहोगे अपने दिमाग से बताया। तो दोस्तों यही है, दिमाग से आप बता रहे हैं तो आपको समझना है कहां पर माइनस लगेगा, कहां पर प्लस लगेगा। आपने दिमाग से तो बता दिया लेकिन आपको ये भी तो जानकारी होनी चाहिए कहां पर माइनस लगेगा, कहां पर प्लस लगेगा। ठीक है, इसी पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन है। आइए हम उन क्वेश्चनों को भी सोल्व करते हैं। कुछ सेंस की भी बातें होती हैं, कोई चीज ऐसी होती है कि जो बताया नहीं जा सकता है लेकिन सेंस से लगाकर किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि राकेश यादव एक पेन को 5% हानि पर बेचता है। कह रहा है किताब को 15% लाभ, कह रहा है कि किताब को 15% लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि राकेश यादव एक पेन को 5% हानि पर 5% हानि तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर 7 रुपए का लाभ कमाता है। हाँ, कह रहा है कि अगर वह 5% लाभ की पेन पर कह रहा है कि अगर वह पेन 5% लाभ पर और किताब 10% लाभ पर बेचे तो उसे 6 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं पहले के मुकाबले, मतलब 13 रुपए मिलते हैं। पहले दोस्तों 7 रुपए मिल रहे थे, आज 6 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं, तो आज देखा जाए तो कुल मिलाकर 13 रुपए मिलते हैं। हाँ, कह रहा है किताब और पेन का मूल्य बताइए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि राकेश यादव एक पेन को 5% हानि पर बेचता है। हाँ, कितने रुपए की कितने परसेंट हानि पर बेचता है? कहोगे 5% हानि पर बेचता है। 5% हानि पर बेचता है। हाँ, 5% हानि पर बेचता है, मतलब इतने रुपए की हानि पर बेचता है। कहोगे हाँ, इतने रुपए की हानि पर बेचता है। दोस्तों राकेश यादव जो है पेन को इतने रुपए हानि पर बेचता है। अब दोस्तों किताब को वो 15% लाभ पर बेचता है। किताब को वो 15% लाभ पर बेचता है। किताब को वो 15% लाभ पर बेचता है। दोस्तों राकेश यादव जो है पेन को इतने परसेंट हानि पर बेचता है, इतने परसेंट हानि पर बेचता है और किताब को 15% लाभ पर बेचता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो उससे इतने रुपए की कमाई हुई होगी। कहोगे हाँ, इसी प्रकार देखा जाए तो उससे इतने रुपए की कमाई हुई होगी। हाँ, कहोगे हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बेचने पर कुल मिलाकर 7 रुपए की कमाई हुई है। 7 रुपए की कमाई हुई है, मतलब 7 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है। हाँ, ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूँ। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे कह रहा है कि अगर वह 5% कह रहा है कि अगर वह पेन पर 5% कह रहा है कि अगर वह पेन पर 5% लाभ कह रहा है कि अगर वह पेन पर 5% लाभ, पेन को 5% लाभ और किताब को 10% लाभ पर बेचे तो वो पहले की अपेक्षा 6 रुपए अतिरिक्त कमाता है, मतलब 13 रुपए कमाता है। हाँ, 13 रुपए कमाता है। दोस्तों वो कह रहा है कि अगर वह पेन को 5% लाभ पर बेचे और किताब को 10% लाभ पर बेचे तो वो पहले के अपेक्षा 6 रुपए अतिरिक्त कमाता है, मतलब 13 रुपए कमाता है। हाँ, ठीक है,
कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं आता, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं इसे विलोपन विधि से सोल्व करने जाऊंगा तो आपको कोई दिक्कत हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इससे तो ये कैंसिल हो गया, हो गया, हाँ इससे ये कैंसिल हो गया। 15% और 10% 25%, हाँ हो गया, हाँ। और 25% की जगह मैं 1/4 लिख सकता हूँ कि नहीं, हो गया, हाँ। 25% बी आया, 25% और बी आया, तो मैं 25% को 1/4 लिख सकता हूँ, हो गया, हाँ। मतलब b/4 लिख सकता हूँ, हो गया, हाँ। b/4 लिख सकते हो आप, ठीक है, b/4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इधर भी कर लेते हैं, 13 और मैं 7 जोड़ा तो 20 आया, और 20 की मल्टीप्लाई मैं 4 से भी कर देता हूँ। 20 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से भी कर देता हूँ तो आएगा 80, हाँ क्या हो गया, क्या आएगा 80 आएगा, क्या आएगा दोस्तों 80 आएगा। दोस्तों बी को हमने माना क्या था, हो गया किताब की कीमत मानी थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो बुक की कीमत बी बराबर अगर 80 आया है तो हम कह सकते हैं बुक की कीमत जो है 80 रुपए है। क्या है, 80 रुपए है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, अब दोस्तों हमें पेन की कीमत भी निकालनी है, हो गया, हाँ। तो पेन की कीमत निकालने के लिए दोस्तों आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी 80 की वैल्यू, हाँ हो गया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस समीकरण में रखेंगे। आपको जो आसान लग रहा होगा उस समीकरण में रखिए। आप यहाँ पर भी इस समीकरण में भी रख सकते हैं v की वैल्यू, इस समीकरण में भी रख सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस समीकरण में रखने की प्राथमिकता दूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो बहुत आसानी से गुणा भाग करके मैं निकाल सकता हूँ, हाँ हो गया, हाँ। गुणा भाग आसान होगा मेरे लिए, हो गया, हाँ। मैंने b की वैल्यू 80 यहाँ पर रख दी, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, हाँ हो गया, हाँ। दोस्तों अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ 80, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, इंटू 80 आया, हो गया, हाँ। और इसे सोल्व करूंगा तो आएगा 8, हाँ हो गया। मतलब अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा 8 इधर जाएगा तो होगा कितना, हो गया 13 - 8 मतलब 5 आएगा। मतलब 5% p बराबर आएगा 5 के, हाँ हो गया, हाँ। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20 होता है, मतलब p/20 बराबर 5 के, हाँ हो गया। p/20 बराबर 5 के, हाँ हो गया। और 5 के और त्रियक मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 5 की मल्टीप्लाई मुझे 20 से करना पड़ेगा, हो गया, हाँ। तो इस प्रकार 20 × 5 = 100 आएगा, हो गया, हाँ। और इस प्रकार देखा जाए तो p की वैल्यू कितनी है, हो गया 100 निकल कर आई। और p को हमने माना गया था, हो गया पेन की कीमत मानी थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पेन की जो कीमत है वो कुल मिलाकर 100 रुपये है। क्या है, 100 रुपये है, हाँ हो गया, हाँ। दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए बुक की कीमत क्या है, तो हम कह सकते हैं बुक की कीमत 80 है। इसी प्रकार कह रहा था कि पेन की कीमत क्या है, तो हम कह सकते हैं पेन की कीमत 100 रुपये है। क्या है, 100 रुपये है, हाँ हो गया, हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक मेज को 12% हानि व एक किताब को 19% लाभ पर बेचता है, ठीक है। कह रहा है कि और 160 रुपये कमाता है, हाँ कह रहा है कि अगर वह मेज को 12% लाभ पर व किताब को 16% हानि पर बेचे तो उसे 40 रुपये की हानि होती है, 40 रुपये की हानि होती है, हाँ। कह रहा है कि किताब का मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझा ले रहा हूँ ना, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि माइनस प्लस कैसे आ गया, कैसे यहाँ पर माइनस आ रहा है, कितने कैसे यहाँ पर प्लस आ रहा है, हाँ ठीक है। दोस्तों आपने किसी बुक को बेचा, दोस्तों आपके पास 2 सामान थी। आपने एक सामान को बेचा 5 रुपये के लाभ पर बेचा। एक सामान को आपने 5 रुपये के लाभ पर बेचा और दूसरे सामान को आपने 8 रुपये की हानि पर बेच दिया। तो इस प्रकार आपको कुल कितने रुपए की हानि हुई, हो गया 3 रुपये की हानि हुई। कुल मिलाकर 3 रुपये की हानि हुई। इस प्रकार देखा जाए तो पूरे व्यवसाय में 3 रुपये की हानि हुई। क्या मैंने आपसे कहा कि जोड़ना है घटाना है, कहोगे नहीं। आपने बताया माइनस प्लस, आपने ही लगाकर बताया है, हाँ क्या होगा, मैंने कुछ नहीं कहा है कि जोड़ना है घटाना है, आपने खुद बताया कि ये 3 रुपये की हानि हुई है, हाँ क्या। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कहाँ पर प्लस लगेगा कहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि दोस्तों एक आदमी एक मेज को 12% हानि पर बेचता है, वह 12% हानि व किताब को 19% लाभ पर बेचता है और 160 रुपये का लाभ कमाता है, हाँ। दोस्तों मान लीजिए मेज को डी, ठीक है, मैं मेज को डी से दर्शाऊंगा और बुक को बी से, ठीक है। दोस्तों मेज को वो 12% हानि पर बेचता है, मेज को वो 12% हानि पर बेचता है, मतलब इतने रुपए की हानि पर बेचता है। मेज को दोस्तों इतने 12% हानि पर बेचता है,
मतलब कुल मिलाकर इतने रुपए की हानि पर बेचता है। हाँ हाँ दोस्तों, किताब को वो 19% लाभ पर बेचता है। हाँ लोग हाँ, किताब को 19% लाभ पर बेचता है। हाँ लोग हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो उसकी कमाई ये है, अगर इतने रुपए की हानि पर बेचा है डेस्क को और इतने रुपए के लाभ पर उसने बुक को बेचा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो उससे कुल मिलाकर इतने रुपए का लाभ हुआ है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 160 रुपए का लाभ हुआ, मतलब ये बराबर है 160। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आगे दोस्तों कह रहा है कि अगर वह मेज को 12% लाभ पर, कह रहा है कि अगर वह मेज को 12% लाभ पर वह किताब को 16% हानि पर बेचे तो उसे 40 रुपए की हानि होगी। हाँ हाँ, कह रहा है कि अगर वह दोस्तों कह रहा है अगर वह 12% लाभ पर मेज को और किताब को 16% हानि पर बेचे तो उसे 40 रुपए की हानि होगी। हाँ हाँ, ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों 12% लाभ पर डेस्क को बेचे तो कितने रुपए का लाभ होगा? इतने रुपए का लाभ होगा। हाँ हाँ, इसी प्रकार दोस्तों डेस्क को 12% लाभ पर बेचने पर इतने रुपए का लाभ हो रहा था। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों किताब को 16% हानि पर अगर बेचे, किताब को 16% हानि पर बेचे, किताब को 16% हानि पर बेचे तो कितने रुपए की हानि होगी? इतने रुपए की हानि होगी। हाँ दोस्तों, जब दोस्तों उसने 12%, जब दोस्तों डेस्क को 12% लाभ पर बेचना चालू करता है, जब दोस्तों वह दोस्तों अगर वो 12% लाभ पर डेस्क को और 16% हानि पर बुक को बेचता है तो उसे कुल मिलाकर 40 रुपए की हानि होती है। क्या? 40 रुपए की हानि होती है। अगर देखा जाए तो इतने रुपए की हानि होती है। डेस्क को अगर 12% लाभ पर और बुक को 16% हानि पर बेचे तो इतने रुपए की हानि होगी, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि भैया 40 रुपए की हानि होगी, मतलब ये बराबर है इतने की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए दोस्तों आप विलोपन विधि का प्रयोग करिए और किसी विधि का भी मत प्रयोग करिए, क्योंकि दोस्तों आपको दिख रहा है साफ ही कट सकती है, इसलिए दोस्तों मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ। ठीक है, अब 19 में से 19% में से 16% घटाऊंगा तो क्या आएगा? देखिए 19% में से आप 16% घटाते हैं, 19% में से अगर आप 16% घटाते हैं तो 3% आएगा, और 3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/100 होती है। हाँ 3/100 बी तो है ही है आप। हाँ कि नहीं? यहाँ पर क्या होगा? 120 आएगा। क्या आएगा? 120 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। तो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 3 चौक 12 आया। क्या आया? 12 आया। हाँ, और बी की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो क्या आया? बी की वैल्यू हो गया 4000 आया। क्या आया? 4000 आया। बी की वैल्यू 4000 आई। कह दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि बताइए किताब की कीमत क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भैया बुक की कीमत जो है 4000 रुपये है। क्या है? 4000 रुपये है। बुक की कीमत जो है 4000 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ऐसा नहीं है कि आपसे पेन डेस्क की वैल्यू नहीं पूछ सकता है, डेस्क की कीमत नहीं पूछ सकता है। उससे निकालने के लिए आपको इसकी वैल्यू रखना पड़ेगा। आपको किस में रखना है? आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको किस में रखना है? आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आपको जिसमें आसान लगेगा उसमें रखिए। ठीक है, वैसे यहाँ पर आसानी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर 00 तो जरूर आए हैं, जब यहाँ पर रखेंगे तो परसेंटेज 00 को खत्म कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट रुकिए, मैं चार्जिंग लगा दूँ लैपटॉप। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक मेज को 15% लाभ हुआ, कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है। हाँ कह रहा है कि और 540 रुपये का लाभ कमाता है। 540 रुपये का लाभ कमाता है। ठीक है, कह रहा है कि अगर वह मेज को 12% हानि पर तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ और या हानि नहीं होगा। कह रहा है कि उसे कोई लाभ हानि नहीं होता है। हाँ कह रहा है कि अगर वो 12% हानि पर मेज को और 15% कुर्सी को 15% लाभ पर कुर्सी को बेचे तो उसे कोई लाभ हानि नहीं होता है होगा। हाँ कह रहा है कुर्सी तथा मेज का मूल्य ज्ञात करिए। कुर्सी तथा मेज का मूल्य ज्ञात करिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पर आपसे पूछ लेता हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए, आपने दोस्तों आपने
एक दो आपके पास दो सामान थे, एक सामान को आपने 5 रुपए की हानि पर बेचा, 5 रुपए की हानि पर बेचा, ठीक है, और दूसरे सामान को आपने 5 रुपए के लाभ पर बेच दिया, 5 रुपए के लाभ पर बेच दिया। तो इस प्रकार आपको कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, हो गया एक भी रुपए का न लाभ हुआ है न हानि हुआ है। हम लोग यहाँ एक भी रुपए का न लाभ हुआ है न हानि हुआ है। हम लोग यहाँ एक भी रुपए का न लाभ हुआ है न हानि हुआ है। समझ में आ रहा है? कहोगे हाँ। इसी कॉन्सेप्ट का दोस्तों प्रयोग होगा, इसी दोस्तों कॉन्सेप्ट का प्रयोग होगा, ठीक है। आपको मैं दूसरे तरीके से भी कराऊंगा, 2 तरीके यहाँ पर कराऊंगा, 2 तरीके फॉलो करूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा आपको राहत मिल जाए चीज़ों में, एक लाइन का आपको गैप मिल जाए सोल्व करने के समय, ठीक है। 2 तरीके से कराऊंगा जिससे आपको एक लाइन का गैप मिल जाए, आप तुरंत निकाल सकें, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं। दोस्तों कह रहा है कि एक आदमी एक मैच को 15% लाभ हुआ, कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है तो और 540 रुपये का लाभ कमाता है। हाँ 15% लाभ पर, जब दोस्तों 15% लाभ पर मेज को और 12% हानि पर चेयर को बेचता है तो उसे कुल मिलाकर 540 रुपये का लाभ होता है। हाँ दोस्तों उसने 15% लाभ पर डेस्क को बेचा और 12% हानि पर चेयर को बेचा, तो इस प्रकार देखा जाए तो उसे इतने रुपए का लाभ होगा। हाँ लोग यहाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इतने रुपए का लाभ होता है, मतलब ये बराबर है इसके। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को समझाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है, इसलिए अधिकांश टीचर डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट ये चीज़ें लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हो सकता है कि मैं थोड़ा समझाने में वीक महसूस हो सकता है मैं थोड़ा समझाने में लड़खड़ा रहा हूँ, आप हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि मैं सही समझा ना पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप समझने की कोशिश करिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे दोस्तों कह रहा है दोस्तों आगे कह रहा है कि अगर वह मेज को 12% हानि पर तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ हानि नहीं होगा। हाँ ठीक है, कोई लाभ हानि नहीं होगा। कह रहा है कि अगर वह 12% हानि पर डेस्क को और 15% लाभ पर चेयर को बेचता है तो कोई लाभ हानि नहीं होता, है। कोई लाभ हानि नहीं होता है। हाँ मतलब माइनस के 12% डी प्लस 15% सी बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ, इस चीज़ को सोल्व कर ले रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सोल्व करने जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को मैं अलग सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ से दोस्तों मैं डेस्क और चेयर की कीमत का अनुपात निकाल लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं वैसे सोल्व करने जाता हूँ तो बहुत परेशानी होगी, ठीक है। अगले मैं आपको अभी फिर से समझाऊंगा डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू चेयर, और डायरेक्ट कैसे हम अनुपात निकाल सकते हैं डेस्क और चेयर का, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इसे इधर लेके जाता हूँ तो क्या मिलेगा? कहोगे 15% सी बराबर 12% डी के। हाँ हो गया। 3 से अगर मैं डिवाइड भी करता हूँ, इसे मैं सोल्व करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 15% सी बराबर 12%, ये चीज़ें स्किप हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा, हाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। हाँ 3 चौके 12, 3 पचे 15। हाँ अगर मैं चेयर और डेस्क की कीमत का अनुपात देखता हूँ तो चेयर और डेस्क की कीमत का अनुपात जो है 4:5 है। 4:5 है। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हाँ मान लीजिए दोस्तों डेस्क की जो कीमत है 5x है और जो चेयर की कीमत है वो 4x है। मान लीजिए दोस्तों डेस्क की कीमत जो है 5x है और चेयर की कीमत जो है 4x है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों डेस्क की कीमत जो है 5x है और चेयर की कीमत 4x है, ठीक है। दोस्तों डेस्क की कीमत कितनी है? कहोगे 5x है, तो मैंने यहाँ पर 5x रख दिया। 15 पचे 75% x आ गया। हम लोग हाँ ये क्या आ गया? कहोगे 75% x आ गया। मैं लिख दूँ यहाँ पर? कहोगे लिख दीजिए तो और अच्छा आसान रहेगी। मैंने लिख दिया, माइनस का चिन्ह है, मैंने माइनस का लगा दिया। माइनस दोस्तों चेयर की कीमत हमने कितनी मानी है? 4x मानी है, तो मैंने 4x यहाँ पर रख दिया। 12 चौक 48, तो 48% x बराबर आ गया 540। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं।
अब दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। 15 में से अगर 8 घटाता हूँ तो 3 बचेगा, हाँ ना हो गया, तो क्या आएगा 26 आएगा। 26% एक्स बराबर आएगा 26% एक्स बराबर आएगा 540 के, हाँ लोग यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसे मैं 26/100 एक्स भी लिख सकता हूँ, हाँ लोग यहाँ मैंने लिख भी दिया। 26 दूना 54 और x की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो क्या निकल कर आएगा, हो गया 20 निकल कर आएगा, 2000 निकल कर आएगा, हाँ लोग यहाँ 2000 निकल कर आएगा। ठीक है दोस्तों, हमने चेयर की कीमत कितनी मानी थी, 4x मानी थी, हाँ लोग यहाँ 4x मानी थी, हाँ लोग यहाँ। अगर दोस्तों चेयर की कीमत हमने 4x मानी थी तो इस प्रकार दिखाया जाए तो मैं अगर x की वैल्यू रखता हूँ 4x में तो क्या ये निकल कर आएगा, हो गया देखिए चेयर की कीमत जो है 4x है, अगर आप x की वैल्यू रखते हैं तो 8000 निकल कर आएगा। मतलब चेयर की जो कीमत है कुल मिलाकर देखा जाए तो 8000 रुपये है। दोस्तों हमने डेस्क की कीमत 5x मानी थी, हो गया हाँ। अगर मैं x की वैल्यू 5 में रखता हूँ, x की मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ तो आएगा 10,000, क्या आएगा 10,000। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं डेस्क की जो कीमत है 10,000 है, क्या है 10,000 है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों ऐसे ही करिए, ठीक है। मुझे समझा, आपको समझने में भी हो सकता है दिक्कत हो और मुझे समझाने में भी हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है। केवल ये लाइन स्किप हो जाता है, ये लाइन स्किप हो जाता और पूरी चीज़ वैसे ही रहता, केवल ये वाली लाइन गायब हो जाता, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ना तो चलो मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है, मैं करवा ही देता हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी एक किताब और मेज को क्रमशः 13% व 9% लाभ पर बेचता है। हम लोग कह रहा है कि 13% व 9% लाभ पर बेचता है, कह रहा है कि और 1060 रुपये का लाभ कमाता है। हाँ कह रहा है कि परंतु अगर वह किताब को 16 सही 2/3% लाभ पर, मतलब 1/6 लाभ पर, हाँ किताब को 1/6 लाभ पर और मेज को 11 सही 1/9% की हानि पर, मतलब 1/9 की हानि पर बेचे तो उसे कोई लाभ हानि नहीं होगा। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपके पास दो सामान है, एक सामान को आपने 5 रुपए की हानि पर बेच दिया, तो दोस्तों आप मुझे बताइए दूसरे सामान को मैं कितने रुपए लाभ पर बेचूं कि मुझे न लाभ हो ना हानि हो। अगर दोस्तों आपके पास दो सामान है, उसमें से एक सामान को आपने 5 रुपए की हानि पर बेच दिया है, तो दूसरे सामान को मैं कितने रुपए के लाभ पर बेचूं कि ना मुझे लाभ हो ना हानि हो। तुरंत आपने कहा कि भैया 5 रुपए के लाभ पर बेचिए, इससे आपको ना लाभ होगा ना हानि होगा। हाँ ना लाभ होगा ना हानि होगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा था। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर दो सामानों को बेचा गया है, दोस्तों दो सामानों को बेचने पर दोस्तों दो सामान थे, उनमें से एक को हानि पर बेचा गया और एक को लाभ पर बेचा गया, और इस प्रकार हमें कोई न लाभ हुआ न हानि हुआ। तो इसका मतलब दोस्तों ये, अगर दोस्तों न लाभ हुआ है न हानि हुआ है, तो दोस्तों ये तभी संभव है जब जितने रुपए की हानि पर पहले सामान को बेचा गया था उतने ही रुपए के लाभ पर दूसरे सामान को बेचा गया हो, तभी ऐसा संभव हो सकता है। हाँ क्योंकि आपने खुद एग्जाम्पल में देखा कि जितने रुपए की हानि पर बेचा गया था उतने ही रुपए के जब लाभ पर बेचा गया, तब तो उस स्थिति में ना हमें लाभ हुआ ना हानि हुआ। हाँ मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे दोस्तों आपके पास दो सामान है, उसमें से एक सामान को आपने कुछ रुपए की हानि पर बेचा और दूसरे सामान को कुछ रुपए के लाभ पर बेचा, इससे आपको दोस्तों न लाभ हुआ न हानि हुआ। तो दोस्तों ये तभी संभव हो सकता है जब पहले सामान को जितने रुपए की आपने हानि पर बेचा है उतने रुपए के लाभ पर जब आपने दूसरे सामान को भी बेचा हो, तभी ऐसा हो सकता है कि आपको न लाभ हो न हानि हो। हाँ यही कॉन्सेप्ट को दोस्तों आपको प्रयोग करना है, जिससे आपको एक लाइन स्किप करना पड़ जाएगा, एक लाइन आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। कह रहा है एक आदमी एक किताब और मेज को 13% और 9% लाभ पर बेचता है। हाँ ठीक है, कह रहा है कि और 1060 रुपये का लाभ कमाता है, ठीक है। अगर दोस्तों 13% लाभ पर बुक को बेचता है, 13% लाभ पर बुक को बेचता है और 9% लाभ पर
पेन को बेचता है, हाँ तो इस 9% लाभ पर डेस्क को बेचता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो वो इतने रुपए का लाभ कमा रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 1060 रुपये का लाभ कमाता है। हाँ मतलब ये बराबर है इसके, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है कि परंतु अगर वह किताब को 16 सही 2/3% लाभ पर, वह मेज को 11 सही 1/9% हानि पर बेचे तो उसे कोई लाभ हानि नहीं होगा। ठीक है, कोई लाभ और हानि नहीं होता है। कह रहा है दोस्तों अगर बुक को कह रहा है कि अगर बुक को 16 सही 2/3% के लाभ पर, मतलब 1/6 के लाभ पर, मतलब 1/6 के लाभ पर बुक को 1/6 लाभ पर, बुक को अगर 1/6 के लाभ पर और मेज को 11 सही 1/9% की हानि पर, मतलब मेज को 1/9 की हानि पर बेचे तो कोई लाभ या हानि नहीं होता है। तो दोस्तों ये तभी संभव है जब जितने रुपए के लाभ पर किताब को बेचा गया है उतने रुपए की हानि पर डेस्क को बेचा गया होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि न लाभ हो रहा होगा न हानि हो रहा होगा। हाँ मतलब लाभ और हानि आपस में क्या है, बराबर है। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। तो 3 9 3 दूनी 6, ठीक है, 3 9 3 दूनी 6। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बुक और डेस्क के लागत मूल्य का अनुपात निकालता हूँ तो 2:3 आया। हाँ 2:3 आया, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान के सोल्व कर रहे हैं। आप यूनिट भी मान के सोल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एक्स मान के सोल्व किया जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है आप एक्स मान के सोल्व करो। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान के सोल्व कर रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या मान के सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। मैं वैसे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ बिना एक्स मान के, ठीक है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डेस्क की कीमत क्या है, 3 यूनिट है, बुक की कीमत क्या है, 2 यूनिट है। हाँ हो गया, मैंने यहाँ पर 2 यूनिट रख दिया, बुक की कीमत 2 यूनिट थी मैंने रख दिया, तो आ गया 26%। हाँ हो गया, 26% आ गया। हाँ हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर रख दिया तो 9 3 27, 26 और 27 कितना होगा, देखिए 26 और 27, 26 दूना 52, 53, तो 53% आ गया। हाँ हो गया, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या आया, 53% आया, और 53% बराबर 1060 के। हाँ हो गया, 53% बराबर 1060 के, 1060 के। हाँ 1060। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने दोस्तों बुक की कीमत 2 यूनिट मान रखी थी और डेस्क की कीमत 3 यूनिट मान रखी थी। तो जब तक हमें 1 यूनिट की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम नहीं बता सकते हैं। हाँ तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो आपको परसेंटेज वाली वैल्यू नहीं चाहिए, आपको 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। और एक यूनिट जो देखा है तो वो 100% अपने आप में 100% है। 1 यूनिट जो है अपने आप में 100%, अगर आप 100% की वैल्यू निकालते हो तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे 53/100 लिख दिया। 53 दूना 106, 20 आ गया, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2000, क्या आएगा 2000 आएगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 2000 आई। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालता तो तब भी यही आता, लेकिन वो 100% की जो वैल्यू आता वो कुछ और नहीं होता, 1 यूनिट की वैल्यू होता, 1 यूनिट की वैल्यू होता, ठीक है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये कहोगे 2000 आई है। अब दोस्तों हमने बुक को माना था, गिना था, बुक की कीमत 2 यूनिट थी और डेस्क की कीमत कितनी थी, 3 यूनिट थी। मैंने 1 यूनिट की वैल्यू, दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2000 रुपये के बराबर है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने की होगी, कहोगे 4000 रुपये के बराबर होगी। हाँ तो 4000 रुपये के बराबर होगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 3 यूनिट की वैल्यू कितने की बराबर होगी, 3 यूनिट की वैल्यू 6000 रुपये के बराबर होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि बुक की कीमत भैया 4000 रुपये है और डेस्क की कीमत जो है 6000 रुपये है। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन करिए आप। कह रहा है कि एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। कह रहा है कि उसने इनमें से कुछ आमों को
20% लाभ पर और शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा। कह रहा है कि ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% का लाभ कमा सके। ठीक है, कह रहा है कि उसने 20% लाभ पर कितने आम दर्जनों में खरीदे। ठीक है, तो इस प्रकार के दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एलिगेशन के अलावा दूसरे मेथड से नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एलिगेशन मेथड से ही सोल्व करेंगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी आप नए हैं तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैं यहाँ पर एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को कराऊंगा, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, एक थोक व्यापारी था, उसके पास कह रहा है दोस्तों एक थोक व्यापारी था, उसके पास 200 दर्जन आम थे। कह रहा है उसने इनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर और शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% का लाभ कमा सके। हाँ, यहाँ कह रहा है कि उसने 20% लाभ पर कितने आम दर्जनों में खरीदे थे। हाँ, यहाँ कह रहा है कि 20% लाभ पर उसने कितने आम दर्जनों में खरीदे थे। ठीक है दोस्तों, जो व्यापारी था उसने कुछ दर्जन आमों के कुछ आम 20% लाभ पर खरीदे, 20% लाभ पर बेचा। दोस्तों जो व्यापारी था उसने कुछ आम 20% लाभ पर बेचा और कुछ आम जो है 10% लाभ पर बेचा, कुछ आम जो है 10% लाभ पर बेचा। हाँ, और इसलिए वो बेचा था दोस्तों, इसलिए वो बेचा ताकि वो सभी आमों पर दोस्तों वो 13% का लाभ कमा सके। हाँ दोस्तों, उसने कुल आमों पर दोस्तों कुछ आमों को उसने 20% लाभ पर बेचा, कुछ आमों को 10% लाभ पर बेचा, और ये इसलिए ऐसा बेचा था कि जिससे वो सभी आमों पर 13% का लाभ कमा सके। बीच में दोस्तों होता है पूरे पे जितना परसेंट लाभ होता है या हानि होता है उससे बीच में रखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता होगा, अगर आप एलिगेशन मेथड कभी प्रयोग किए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर घटाता हूँ तो आएगा 3। ठीक है, यहाँ पर अगर घटाता हूँ तो आएगा 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। तो दोस्तों ये जो आया 3:7, ये कुछ और नहीं है, 20% लाभ पर और 10% लाभ पर जितने आम बेचे गए थे उनके दर्जनों का अनुपात है। मतलब 20% लाभ पर और 10% लाभ पर बेचे गए आमों का अनुपात जो है, बेचे गए आमों का अनुपात जो है 3:7 है दर्जनों में। ठीक है, दर्जनों में। ठीक है दोस्तों, 3 इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों 20% लाभ पर 3 दर्जन आम बेचे गए थे। हाँ, और 10% लाभ पर 7-8 दर्जन आम बेचे गए थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 10 दर्जन आम थे। क्या थे? 10 दर्जन आम थे। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहे थे ये 200 दर्जन आम थे, 200 दर्जन आम थे। तो 1 बराबर 20 के, हाँ 1 बराबर 20 दर्जन के, 1 यूनिट बराबर 20 दर्जन के। हाँ, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 20 दर्जन के। हाँ दोस्तों, 20% लाभ पर कितने दर्जन आम बेचे गए हैं? हो गया 3 यूनिट दर्जन आम बेचे गए हैं। हाँ दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू 20 की है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने की होगी? होगी 60 की होगी। हाँ, 60 दर्जन की होगी। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 20 से मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 20% लाभ पर कुल मिलाकर 60 दर्जन बेचे गए थे। 60 दर्जन बेचे गए थे। 20% लाभ पर कुल मिलाकर 60 दर्जन आम बेचे गए थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो गई। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वहां पर खरीदने की जगह मेरे ख्याल से बेचना होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूँ है। कह रहा है 1600 किलोग्राम गेहूँ। ठीक है, कह रहा है 1600 किलोग्राम गेहूँ है। कह रहा है कि इसके एक भाग को उसने 20% लाभ पर बेचा और बाकी बचे हुए भाग को 12% लाभ पर बेचा। हाँ, 12% लाभ पर बेचा। ठीक है, कह रहा है इस प्रकार उसे कुल 17% का लाभ हुआ। कह रहा है कि उसने 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचा था। हाँ, तो दोस्तों इसमें भी हम एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। दोस्तों जो 1600 किलोग्राम गेहूं था उसमें से कुछ भाग को उसने 20% लाभ पर बेचा है। ठीक है, और कुछ भाग को उसने 12% लाभ पर बेचा है। हाँ, कुछ भाग को उसने 12% लाभ पर बेचा है। और इस प्रकार दोस्तों उसे कुल मिलाकर गेहूं पर 17% का लाभ प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों अगर मैं इसमें से ये घटाता हूं तो आएगा 5। ठीक है, और इसमें से ये घटाता हूं तो आएगा 3। तो दोस्तों ये जो प्राप्त हुआ ये कुछ और नहीं है, ये जो प्राप्त हुआ ये कुछ और नहीं है, इसका ये जो प्राप्त हुआ है ये कुछ और नहीं है,
ये कुछ और नहीं है, 20% और 12% लाभ पर बेचे गए गेहूं का अनुपात है। मतलब 20% लाभ पर कुल मिलाकर 5 यूनिट गेहूं बेचा गया था और 12% लाभ पर कुल मिलाकर 3 यूनिट गेहूं बेचा गया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 यूनिट गेहूं था। तो यहाँ 8 यूनिट गेहूं था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 1600 किलोग्राम गेहूं था। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितने की होगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितने किलोग्राम की होगी? 1 किलोग्राम की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी 200 किलोग्राम के बराबर होगी। हाँ, 200 किलोग्राम के बराबर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 20% लाभ पर कितने गेहूं बेचा था। दोस्तों 20% लाभ पर उसने 5 यूनिट गेहूं बेचा था। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 200 किलोग्राम के बराबर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1000 किलोग्राम के बराबर होगी। 1000 किलोग्राम के बराबर होगी। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई हों। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आई हों। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है दोस्तों, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस जैसा चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ऊर्जा और नई उत्साह और नए चैप्टर के साथ। नमस्कार।